हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा था? लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज उसी को क्या करेंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास हमने कुछ चीज़ें पढ़ रही थी इसके बारे में। हमने लाइफ प्रोसेस में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो भी मोड थे, जैसे प्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, अमीबा के बारे में पढ़ा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा कैसे होता है। उसके बाद हमने उससे पहले हमने थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। फिर हमने पढ़ा अमीबा में कि अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे किसका? ह्यूमंस का। ह्यूमंस में हमने पढ़ लिया था क्या कि ह्यूमंस में माउथ में इंजेक्शन होता है, माउथ में किस तरह से डाइजेशन होता है वो चीज़ हमने देख ली थी कि सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवर रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। उसके बाद हम आगे आ गए थे, किसमें आ गए थे? ईसोफेगस आया था। उसके बाद क्या था? स्टमक। स्टमक में हमने देख लिया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। उनमें हमने देखा था कि पेप्सिनोजन रिलीज होता है, क्या म्यूकस होता है, किस तरह से HCl जो है वो हाईली एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, और जो म्यूकस है वो प्रिवेंट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को। किससे प्रिवेंट करता है? HCl के एक्शन से। उसके बाद जो खाना तैयार हुआ था उसको हमने क्या बोला था? काइम बोला था। अब ये जो काइम है ये किस में जाएगा? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो आज की जो क्लास रहेगी वो किससे स्टार्ट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से। आगे का हम डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा किस चीज में? स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे देखो इस डायग्राम में आप देख रहे होते हो, देखो यहां स्टमक से खाना है। अब ऐसे नहीं होता कि स्टमक का सारा खाना एक साथ किस में चला जाए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नहीं, ये ऐसे बाइट साइज पीसेस में थोड़ा थोड़ा करके किस में जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब यहां पे क्या होते हैं? कुछ दरवाजे होते हैं जहां से स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ना कुछ दरवाजे होते हैं। वो क्या, उनको बोलते हैं स्फिंक्टर्स बोलते हैं। ये स्फिंक्टर्स क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा फूड का, जो भी फूड इस स्टमक में है, थोड़ा सा फूड यहां आ गया। अब यहां पे इसका डाइजेशन हुआ, ये आगे चला गया, फिर और थोड़ा सा फूड यहां पे आ गया। इस तरह से छोटे अमाउंट में फूड जो है स्टमक से किस में आ जाए? आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता रहता है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है कौन सा? ड्यूडेनम। कौन सा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर सबसे पहले, ड्यूडेनम के अंदर यहां से स्टमक से सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उसमें खाना आएगा। ठीक है, अब ड्यूडेनम के अंदर कहां से क्या क्या जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव जूस आते हैं, वो हम देखते हैं अभी। देखो एक यहां पे काम आता है क्या? पैंक्रियाज। और एक काम आता है क्या? लीवर। लीवर आप सभी जानते हैं लीवर के बारे में, अगर थोड़ा बहुत सुना हो तो। लीवर क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर हम एक्सोक्राइन की बात करें, ये रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? यहां पे अगर हम डाइजेशन की बात करें तो ये क्या करता है? ये बाइल जूस रिलीज करती है। बाइल जूस सबसे पहले। लीवर क्या रिलीज करता है? लीवर रिलीज करता है बाइल जूस। बाइल जूस जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो बाइल जूस का ना, ये बाइल जूस कहां पे आएगा? इस ड्यूडेनम में आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज भी एक बहुत स्पेशल ऑर्गन है हमारी बॉडी का। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज एक ड्यूअल ग्लैंड है। ड्यूअल ग्लैंड क्यों है? क्योंकि इसका एक पोर्शन तो वर्क करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और इसका एक पोर्शन वर्क करता है एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वहां से तो रिलीज होता है क्या? पैंक्रियाटिक जूस, जो एंजाइम्स होते हैं जो कि काम आते हैं किसमें? हमारे डाइजेशन में काम आते हैं। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वहां से रिलीज होता है क्या? रिलीज होता है वहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन कौन से? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और कौन सा होता है? ग्लूकागोन रिलीज होता है, जो कि किसमें पार्ट आते हैं? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में काम आते हैं, जो हमारे ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने का काम करते हैं। तो पैंक्रियाज क्या है? एक ड्यूअल ग्लैंड है जो कि एज एन एंडोक्राइन भी काम करता है और एज एन
एक्सोक्राइन भी काम करता है। तो इसका हम जो इसमें डाइजेशन में पढ़ेंगे वो कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, एक्सोक्राइन पार्ट की। इसका एक्सोक्राइन पार्ट से क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस। अब इस पैंक्रियाटिक जूस में मेनली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एक तो होता है अमाइलेज, और ये कौन सा अमाइलेज हुआ पैंक्रियाटिक जूस में, तो कौन सा होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। दूसरा कौन सा होता है इसमें, इसमें होता है एक ट्रिप्सिनोजन, याद है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या था, एक इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। उसी तरह से ये क्या है, एक ट्रिप्सिनोजन, ये भी क्या है, सेम इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, इसके साथ में एक और एंजाइम होता है, वो है लाइपेज। कौन सा, लाइपेज। ये क्या है, एक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास कहां से आ गई, पैंक्रियाज से आ गई। इसके बाद कुछ जो पोर्शन है, थोड़ा सा जो डाइजेशन जूसेस है वो आता है इंटेस्टाइन से भी। इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन की वॉल पे भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जहां से रिलीज होता है क्या, इंटेस्टाइनल जूस। क्या रिलीज होता है, इंटेस्टाइनल जूस। और ये सब मिलके, ये सारी चीजें, लीवर से बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये सारे हार्मोन एंजाइम्स मिलके हमारे डाइजेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सभी को स्टार्टिंग से एक एक करके देखते हैं। चलो, चलिए, तो देखो भाई, एक हम चीज समझते हैं किसकी, फैट की। फैट क्या है, फैट का ना डायरेक्ट डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। फैट को डाइजेस्ट करने से पहले उसको क्या किया जाता है, इमल्सिफाई किया जाता है। इमल्सिफाई में एक्चुअली होता क्या है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के। इन ग्लोब्यूल्स को, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को ना ऐसे छोटे छोटे फ्लैट में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, छोटे छोटे। इससे होता क्या है, इससे इन फैट ग्लोब्यूल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अब ये देखो, यहां पे जो सरफेस एरिया है और इन सब का सरफेस एरिया, यहां पे जो सरफेस एरिया वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। अब सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इसको डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है, फैट का, लाइपेज। तो ज्यादा सरफेस एरिया हो गया तो इस पे लाइपेज बहुत बेटर वर्क कर पाएगा। इस वजह से ये फैट इजीली क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो ये फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं इनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या बोलते हैं हम इसको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाता कौन है, कौन करवाता है, कौन करता है, ये करता है बाइल जूस। कौन करता है, बाइल जूस। ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड को बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि bile juice does not contain any enzyme, bile juice does not contain any enzyme, but then also it is very important for digestion। लेकिन उसके बाद भी यह डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो इसका रीजन यही है कि बाइल जूस के पास ना कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं और ये बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। और इस इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन बिना इमल्सिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाइल जूस के बिना क्या है, फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। और फैट का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी भी चीज का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो डाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। चलिए, फैट का समझ में आ गया। इसके बाद ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आ गया। भी जो इमल्सिफाइड फैट है इस पे कौन वर्क करेगा, लाइपेज वर्क करेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारे पास क्या, अच्छा, ये जो लीवर है ना, लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है और जाता कहां पे है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाके ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से कहां पे पहुंचता है, ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब
कई बार कंफ्यूज होने के लिए ना बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि यार ये गोल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है ये बाइल जूस, तो क्या गोल ब्लैडर ही रिलीज कर रहा है? नहीं, गोल ब्लैडर में बाइल जूस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्टोर होता है। बाइल जूस गोल ब्लैडर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? स्टोर होता है। रिलीज तो कौन कर रहा है इसको? लीवर कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कई बार ना कुछ फीमेल्स में ज्यादा कंडीशन होती है कि उनके जो गोल ब्लैडर होते हैं ना, इसमें क्या हो जाता है? स्टोन हो जाता है, स्टोन हो जाते हैं, पथरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये गोल ब्लैडर को ना कट करके, गोल ब्लैडर को यहां से कट करके निकाल देते हैं और इस लीवर को डायरेक्ट क्या कर देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ देते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि ना गोल ब्लैडर में अब क्या है, ज्यादा बाइल जूस स्टोर रहता है, तो कई बार हम ज्यादा ऑयली खाना खा लें तो भी क्या होगा? गोल ब्लैडर में स्टोर बाइल जूस इजीली उसको क्या कर देगा? फैट को डाइजेस्ट कर, इमल्सिफाई कर देगा। लेकिन जब आपका गोल ब्लैडर नहीं है, उस केस में डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको जो कम ऑयली खाना खाना है। क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि अब हमारे पास स्टोर नहीं है बाइल जूस। अब जो लीवर धीरे धीरे बना रहा है उसी हिसाब से हमको ऑयली खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत स्टमक पेन होता है उससे। ठीक है, तो ये गोल ब्लैडर वाली बात। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई कि डॉक्टर ऐसा क्यों सजेस्ट करते हैं कि जब आपका गोल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है तो उस समय कम ऑयली खाना खाना चाहिए। तो इसका यही है रीजन कि गोल ब्लैडर है नहीं तो एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ बाइल जूस नहीं है, लीवर से जितना बन रहा है धीरे धीरे वही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो कम फैट का खाना खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ज्यादा फैट का खाना खाएंगे तो उसका फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जिससे कि क्या करेगा? वो बीमारी क्रिएट करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किस चीज की? पेंक्रियाज की। अब यहां पे ना हम दो चीजें एक साथ देखेंगे। आपको याद है अमाइलेज? ये हमने नाम पहले भी सुना है। कहां सुना है अमाइलेज? हमने सुना था कहां पे? सलाइवरी अमाइलेज। कहां पे? सलाइवा रिलीज किया था सलाइवरी अमाइलेज। उसने क्या किया था? स्टार्च को कन्वर्ट किया था किसमें? माल्टोज में। सेम ये, क्योंकि अमाइलेज तो ये पोजीशन ही तो बदली है, पेंक्रियाज का अमाइलेज है, ये भी वही काम करेगा। क्या करेगा? ये स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। अब उसके बाद उस माल्टोज के ऊपर वर्क करेंगे कौन? इंटेस्टाइनल जूस, और वो उस इंटेस्टाइनल जूस को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। तो सबसे पहले पेंक्रियाज से क्या रिलीज हुआ? अब जैसे हम देखते हैं माउथ में क्या बन गया था? माल्टोज बन गया था। क्या बन गया था? माल्टोज। अब ऐसा थोड़ी है माउथ में, क्योंकि माउथ में तो खाना बहुत कम टाइम के लिए रहा, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? माल्टोज में। नहीं, थोड़ा बहुत स्टार्च भी बच गया होगा। ये दोनों चीजें किसकी मदद से? एक तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज प्लस में किसकी मदद से? इंटेस्टाइनल जूस। इन दोनों की मदद से ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? ग्लूकोज में। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे। क्या लिखा था? कि हमको हमारी स्टार्च को कन्वर्ट करवाना है किसमें? ग्लूकोज में। हो गया, यानी कि यहां पे कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जो है, उसका क्या हो गया? डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब नेक्स्ट बात जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि ना, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात हम क्या करते हैं? ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं। ट्रिप्सिनोजन क्या होगा? ट्रिप्सिनोजन ऑब्वियसली बात है क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा क्या? अब देखो, जैसे स्टमक में क्या था? एसिडिक मीडियम था। स्टमक में एसिडिक मीडियम था। यहां पे इस खाने का मीडियम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एल्कलाइन मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो ट्रिप्सिनोजन है इसको एक्टिवेट कौन करेगा? एक तो रिमेनिंग ट्रिप्सिन, याद है? रिमेनिंग ट्रिप्सिन ऑफ प्रीवियस डाइजेशन।
प्रीवियस डाइजेशन, यानी जो लास्ट डाइजेशन हुआ है उसमें जो बचा हुआ ट्रिप्सिन है वो, प्लस में आपके जो सॉल्ट्स हैं, जो यानी कि जो हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्कलाइन मीडियम की, ये दोनों मिलके इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रिप्सिन में, यानी कि एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या हो गया है, एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या हो गया है, एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। समझ में आ गया। जैसे वहां पे क्या हुआ था, पेप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया था, पेप्सिन में कन्वर्ट किया था, उसी तरह यहां पे क्या कर दिया, ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। अब वहां पे ट्रिप्सिन ने क्या किया था, वहां पे पेप्सिन ने क्या किया था, पेप्सिन ने क्या किया था, वहां पे प्रोटीन को तोड़ा था, किसको, किसमें तोड़ा था, पेप्टोन्स में, और किसमें, हाँ पेप्टोन्स में तोड़ा था। अरे यार सेकेंड, हाँ, तो अब यहां पे ट्रिप्सिन क्या करेगा, वही प्रोटीन, बाई चांस स्टमक में कोई प्रोटीन डाइजेशन होने से बच गई, प्लस में पेप्टोन्स, प्लस में एक और चीज थी, प्रोटियोजेस। इन तीनों को कौन, ट्रिप्सिन, प्लस में कौन, इंटेस्टाइनल जूस, ये मिलके कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, किसमें, एमिनो एसिड्स में, किसमें, एमिनो एसिड्स में। और हम, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमको प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करना था, एमिनो एसिड में, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है प्रोटीन का वो क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना तो आपको और भी इसके एंजाइम्स पता लगेंगे, जैसे इसमें होता है कीमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है, डाइपेप्टाइडेज है ना, पॉलीपेप्टाइडेज, अलग अलग टाइप के आपके एंजाइम्स आएंगे। तो वो आपको डिटेल में स्टडी होगा जब 11th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये पूरा डिटेल में आएगा कि कौन कौन से इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से जूस होते हैं, और ये जो ट्रिप्सिन है, इसके अलावा जो कीमोट्रिप्सिन है वो भी पैंक्रियाटिक जूस का ही एक एंजाइम है, लेकिन वो हम कैसे में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एमिनो एसिड का जो प्रोटीन है इसका डाइजेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट फाइनल हम किस बात पे आते हैं, किस पे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसमें, आपके क्या था, इमल्सिफाइड फैट। हाँ, फैट ही तो बची है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो अब बच गया क्या, फैट, इमल्सिफाइड फैट। इस इमल्सिफाइड फैट पे कौन काम करेगा, लाइपेज। कौन काम करेगा, लाइपेज। किसकी सहायता लेगा, इंटेस्टाइनल जूस की, इंटेस्टाइनल जूस की। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, क्या चाहिए हमको, फैटी एसिड, और हमको क्या चाहिए, ग्लिसरॉल। और इन दोनों के मिलते ही हमारा फैट जो है, इस फैट का जो डाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा प्रोटीन का कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट हो गया, और फैट का हो गया, यानी हमारा डाइजेशन काम क्या हो गया है, कंप्लीट। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट तक आते आते हम लोगों ने, यानी यहां तक आते आते हम लोगों ने क्या कर लिया है, डाइजेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पे अगला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, जेजुनम। अगला क्या पार्ट है, जेजुनम। और उसके बाद क्या आएगा, इलियम। इन दोनों पार्ट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अब ये जो हमने खाना खाया है, इसको डाइजेस्ट किया है, अब इसको एब्जॉर्ब भी तो करना पड़ेगा ना। एब्जॉर्ब कहां पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही इस पूरे इस पार्ट में, यानी जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है ना, इसी में ही क्या होगा, पूरा एब्जॉर्प्शन होगा। देखिए कैसे, अब देखो एक सोच के देखो, अगर मैं एक पॉइंट है ये वाला और एक पॉइंट है ये, अगर यहां से यहां तक मैं एक सीधी एक रस्सी पकड़ के लेके जाता हूं तो इसका ना इतना सा एरिया, इतनी छोटी सी रस्सी निकल के आएगी मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे रस्सी को ऐसे करता हूं, ऐसे फोल्ड्स लेके आता हूं, बहुत सारे ले लिए। अब मैंने यहां से इस रस्सी को पकड़ा और यूं पकड़ के
इतनी लंबी रस्सी निकल के आ गई ना। तो ये फोल्ड करने से क्या हुआ, इसका एरिया इंक्रीज हो गया। सेम इसी तरह से जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है, इनर वॉल उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, विलाइज प्रेजेंट होती हैं। जैसे ये बाहर की वॉल हो गई और ये हो गई इसकी ऐसे इनर वॉल, ये देखो, ठीक है। अब अंदर के एरिया पे विलाई प्रेजेंट हो गई ना, इससे क्या हो गया, जो एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। इनको क्या बोलते हैं, विलाय। ये क्या है, विलाय। और विलाय क्या काम करती हैं, इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो एरिया है उसको क्या कर देती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ना ये विलाय ना हाईली सप्लाइड, रिचली सप्लाइड बाय क्या होती है, ब्लड वेसल्स। इनमें ब्लड वेसल्स होती है बहुत ज्यादा अच्छे से होती है, ताकि जितना भी खाना है ना, वो खाने में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबको क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाए। फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते ना लगभग 90% जो है एब्जॉर्प्शन वो कंप्लीट हो जाता है। 90% एब्जॉर्प्शन कहां कंप्लीट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी का जो बचा कुचा हल्का फुल्का रिमेनिंग जो वाटर है वो, और जो कुछ दवाइयां ड्रग्स वगैरह है, वो जाके आगे कहां पे एब्जॉर्ब होंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए देखो, अब जैसे स्टमक में जो खाना था उसको हमने क्या कहा था, काइम कहा था। इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइल। क्या बोलते हैं, काइल। काइल क्या है, फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये जो फूड है ये किस में जाएगा, लार्ज, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। चलिए लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं। चलिए अब हम किसका देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह ना 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे 10th में आपके ये नहीं होता, कॉलन, सीकम एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, एक तो रिमेनिंग वाटर का एब्जॉर्प्शन ऑफ रिमेनिंग वाटर, और साथ में क्या होगा, सम ड्रग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ कुछ दवाइयां होती हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन यहीं पे होगा, ठीक है। यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स और रिमेनिंग वाटर ये हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम। और इस रेक्टम में जाके क्या हो जाता है, वेस्ट स्टोर हो जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट स्टोर हो जाता है कहां पे, रेक्टम में जाके, और जिसको हम बॉडी से बाहर थ्रू एनस क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं, एक बार दोबारा से ना, एक कुछ तो था यार, हाँ यहां पे था, एक सेकेंड, हाँ एक आपको थोड़ा सा 3D एनिमेशन के थ्रू हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, जल्दी आ जा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये फ्रंट साइड व्यू है, फ्रंटल व्यू है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखो, तो ये फ्रंटल व्यू है, ये हमारे माउथ में है। ये देखो, ये क्या है, बक्कल कैविटी, ये क्या है, बक्कल कैविटी, इसमें, हाँ ये जो है, ये क्या है, बक्कल कैविटी। और यहाँ पे ये कौन सी ग्लैंड्स हैं, देखो ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है, ये क्या है,
ये ओरल कैविटी है, अंदर की कैविटी है, यहाँ पे ये 2 ग्लैंड्स हैं, ये एक ग्लैंड, ये 2 पेयर, तो ये 3 पेयर क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके फेरिंग्स आ जाता है, देन फेरिंग्स आ जाता है, उसके बाद ये पूरी क्या है, ईसोफेगस है, और ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है अपने पास, ईसोफेगस के बाद क्या आ जाता है, ये पार्ट, ये क्या है आपका स्टमक, स्टमक आ गया। यहां पे ये क्या है, लीवर, लीवर के पीछे देखो क्या छुपा हुआ है, लीवर के पीछे क्या छुपा हुआ है, गोल ब्लैडर, और गोल ब्लैडर से लीवर से आ रहा है, गोल ब्लैडर में गोल ब्लैडर से आ रहा है, यहां पे ये क्या है, पैंक्रियाज। स्टमक के पीछे क्या छुपा हुआ है, पैंक्रियाज छुपा हुआ है। और इसके बाद स्टमक के तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे यहां पे देखो ये किससे जुड़ी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। और उसके बाद हम इसको लास्ट रेक्टम, ये पार्ट क्या है आपका, रेक्टम का पार्ट है, और यहां बॉडी से बाहर इसको हम क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक को आइसोलेट भी कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो फिर हमारा यहां पे क्या हो जाता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, डाइजेशन इन ह्यूमंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो देखते हैं क्या है। हाँ भाई, क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन क्या हम उससे पहले कुछ और नहीं पढ़ेंगे क्या, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। क्या है ये, रेस्पिरेशन। क्या है ये, रेस्पिरेशन। अब देखो, खाना खा लिया हमने, न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ब्लड में मिलेंगे, ब्लड इनको कहां पे लेके जाएगा, पूरी बॉडी में लेके जाएगा। ये न्यूट्रिएंट्स किस में जाएंगे, ब्लड से बाहर निकल के वापस जो बॉडी की सेल्स है वहां पे पहुंचेंगे। अब सेल्स में इस खाने से क्या होगा, एनर्जी निकाली जाएगी। ठीक है, अब वो एनर्जी बनाने के प्रोसेस जो है वही क्या है, रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं हम रेस्पिरेशन। हम जैसे हमारा खाना क्या था, हमारे ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्या था। ठीक है, ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पाइरुवेट में। किसमें कन्वर्ट किया जाता है, पाइरुवेट में। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, और पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। कैसा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहां पे इस प्रोसेस होता है। इसको नाम देते हैं हम क्या, ग्लाइकोलाइसिस। क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और इसमें अभी तक किसी भी तरह की ऑक्सीजन की डिमांड नहीं पड़ी है। इसीलिए ये प्रोसेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, कैसा भी रेस्पिरेशन कर रहा है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जरूर होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि कोई ये कह दे कि सर क्वेश्चन आ जाए कि क्या एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है, तो हाँ, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, दोनों ही केसेस में ग्लाइकोलाइसिस क्या है, कंपलसरी है, ये होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये पाइरुवेट जो है ये आगे 3 पाथवेज में है। 3 पाथवेज कैसे है कि पहला, क्या आपके पास ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, यानी 0 ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है, तब इसका आगे क्या होगा। दूसरा, ऑक्सीजन है लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है, 100 ग्राम चाहिए भैया, 50 ग्राम है, काम नहीं चलेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, नेक्स्ट भाई ऑक्सीजन है भरपूर मात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपने पास कोई कमी नहीं है ना, ऑक्सीजन की कमी नहीं है बिल्कुल भी। चलो, तो तीनों केसेस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब, ऐसा एक एग्जांपल है, किस में होती है, यीस्ट में होती है। इससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। इथेनॉल, ओल यानी कि एल्कोहल, याद आया कुछ, एल्कोहल, पता होगा एल्कोहल का तो काम आपको। ठीक है, साथ में थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बन रही है आपकी एनर्जी।
अब क्या है, देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है ना, तो यहां पे जो एनर्जी बनती है ना वो एज कंपेयर टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी का अमाउंट क्या रहता है यहाँ पे, कम रहता है। यहाँ पे 2 ही एटीपी बनती है, कितनी बनती है, 2 एटीपी बनती है यहाँ पे, तो एनर्जी क्या रहती है, थोड़ी सी कम रहती है यहाँ पे एज कंपेयर टू हम बात करें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इथेनॉल बनता है, अब इथेनॉल क्या है, अल्कोहल, तो ये किस में बनाने में काम आएगा, बियर बनाने में आएगा ना, बिल्कुल। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का ना इसका भी अलग यूज लेते हैं हम। यीस्ट के अंदर क्या होता है, यीस्ट को कभी तुमने देखा हो, कभी बनाया हो, घर पे बनाया हो, पिज्जा बनाते हैं हम लोग, ब्रेड बनता है, तो ब्रेड और पिज्जा में ना क्या होता है, यीस्ट डलता है, और यीस्ट को ना शुगर प्रोवाइड की जाती है, चीनी डाली जाती है उसमें ना। पिज्जा का जब डो लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी डालते हैं जिससे यीस्ट काम करे। चीनी का मतलब क्या है, ग्लूकोज, और यीस्ट क्या करेगा वहां पे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। और इससे क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाएंगे उस डो में, आटे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बन जाएंगे। तो जब हम पिज्जा का देखते हैं ना, फ्लफी डो बन रहा है बिल्कुल, तो वो जो बबल्स होते हैं वो किसके होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, उसी को हम क्या कर लेते हैं, फिर बेक कर लेते हैं। इसी से हमारे पिज्जा में वो इतना बढ़िया एकदम फ्लफी फ्लफी बेस हमको मिलता है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई सबसे सबको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है जितनी चाहिए उतनी नहीं है। कैसे होगा, क्या कि ना कभी आपने किया हो, जैसे हम कोई जिम जा रहे हैं, ठीक है, 5 kg का ना डंबल उठा रहा है, हल्का सा डंबल है 5 किलो का, उठाने लग रहा है, अच्छे खासे रेपिटेशन मार लिए उसने, उसके बाद हम उसकी जो मसल्स है वो इतनी टायर्ड हो गई, अब उसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस केस में मसल्स में क्या होने लग जाएगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, और ये लैक्टिक एसिड उन मसल्स को ना एकदम जकड़ लेगा कि मसल्स को काम ही नहीं करने देगा। उसके बाद ना वो 5 किलो का डंबल भी उस बंदे से नहीं उठेगा, जो 25 किलो का डंबल भी उठा देना उससे वो 5 किलो का डंबल नहीं उठ पाएगा। क्यों नहीं उठ पाएगा, क्योंकि वहां पे ना उसकी मसल्स पे क्या बनने लग गया, लैक्टिक एसिड बनने लग गया। क्यों, क्योंकि जितनी अमाउंट में उन मसल्स को, अब क्योंकि काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या होगा, खाने को तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा तो खाने को जो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, अच्छी रेस्पिरेशन, ज्यादा एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन अगर डिमांड, एनर्जी की डिमांड हाई है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना भैया, तो ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो नहीं पा रही, एनर्जी हमको ज्यादा चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, मसल्स को प्रॉपर्ली काम नहीं करने देगा, वो इनको जकड़ के रख लेगा। तो इस तरह से हमारी मसल्स में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस होता है, जहां पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब हम इसमें ये नहीं बता सकते फिक्स कितनी एनर्जी बन रही, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है, 100 ग्राम है 90 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए 90 ग्राम है, 100 ग्राम चाहिए 80 ग्राम है, 100 ग्राम चाहिए 70 ग्राम है, हमें पता ही नहीं ऑक्सीजन कितनी कम है, बस ये है कि जितनी अमाउंट चाहिए उतनी नहीं है, तो हम यहां पे फिक्स नहीं कह सकते, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा कि यहां पे एनर्जी कितनी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल चीज जो नॉर्मली होता ही है, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन है प्रॉपर है भरपूर अमाउंट में, इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीटली ब्रेकडाउन, एक ग्लूकोज का ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना ध्यान से तो हमने जो फोटोसिंथेसिस किया था उसमें यही 2 चीज थी, और इसी से हमने क्या, प्लांट्स ने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, है ना, और साथ में क्या बनाई थी, ऑक्सीजन बनाई थी। अब यही ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से टूट के वापस वही बना दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये वही है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल जैसे रेस्पिरेशन क्या थी, रेस्पिरेशन क्या है, इसमें क्या एनर्जी बन रही है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक तरह से रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस थी वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में क्या निकल रही है, आपकी एनर्जी बन रही है। ये तीनों चीजें आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी रहे क्या, एक सेकेंड,
ठीक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास क्या, नोस्ट्रिल्स। क्या आते हैं, नोस्ट्रिल्स आते हैं। ये देखो क्या आते हैं, नोस्ट्रिल्स। ये अपने नाक के ओपनिंग्स होते हैं, इनको नोस्ट्रिल्स। उसके बाद ये ऊपर की नेजल कैविटी, क्या आते हैं, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद में यहां पे फेरिंग्स आ गया। मैंने आपको कहा था ना क्या कि यहां से जैसे ये नेजल कैविटी है, ठीक है, और यहां से अपनी ये बक्कल कैविटी है, और इन दोनों नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों एक ओपन होती हैं एक कॉमन एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। और उसके बाद आगे दो ट्यूब्स बढ़ जाती हैं। एक ट्यूब हो जाती है क्या, इसोफेगस, और दूसरी क्या हो जाती है, ट्रैकिया। ऐसे जैसे अगर मैं यूं खड़ा हूं तो ये दो ट्यूब, जिसमें जो ये फ्रंट वाली है ये तो क्या होगी, ट्रैकिया होगी। फ्रंट वाली कौन सी होगी, ट्रैकिया। और ये जो पीछे वाली है, यानी अगर मैं ये जैसे इस डायग्राम के हिसाब से देखो, जैसे मैं यूं खड़ा हूं, ठीक है, ये माउथ बक्कल कैविटी, नोस्ट्रिल नेजल कैविटी, फ्रंट वाली यानी ये वाली जो ये तो हो गई क्या, ट्रैकिया, और जो पीछे वाली बैक वाली ये क्या होगी आपकी, इसोफेगस। ठीक है, चलो उसके बाद फेरिंग्स आ गया, उसके बाद ट्रैकिया आ गया। अच्छा, ट्रैकिया के ऊपर ना ये एक कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है, ये जो एडम्स एप्पल जिसको हम बोलते हैं, ये होता है क्या, लैरिंग्स। ये क्या है हमारा, साउंड बॉक्स। क्या है, साउंड बॉक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब लंग्स से एयर आती है ट्रैकिया के थ्रू, लंग्स से एयर आई ट्रैकिया में, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और इन वाइब्रेशन से ही क्या होगी, साउंड क्रिएट होगी। और फिर हम हमारे जो माउथ के, टंग के, लिप्स के, इनके मूवमेंट से उनको हम क्या देते हैं, वर्ड्स में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गया लैरिंग्स का काम हो गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद है हमारे पास ये ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया विंड पाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई एंटर करती हैं लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ये और छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स आगे जाके फर्दर एक छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में बनती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। चलो ये भी देखेंगे अभी। हाँ, ये वाली चीजें मैंने आपको सभी को समझा दी हैं। नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ब्रोंकस, ये लंग्स आ गए अपने। अच्छा, इन लंग्स के नीचे ने एक मस्कुलर डोम शेप्ड ऑर्गन होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है रेस्पिरेशन में, समझेंगे कैसे। ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ गया। हाँ, यहां पे देखो, देखो जो ये वॉइस बॉक्स होता है ना, जैसे ये लैरिंग्स से बनाया हमने, ठीक है, और इसके नीचे हमने बना दिया ये क्या, ट्रैकिया। ये हमारे पास आ गया ट्रैकिया इस तरह से। अब ये मैं सी शेप से बना रहा हूं, ये क्या है अभी देख लेते हैं क्या है। देखो, ये जो ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्योंकि देखो फेरिंग्स कॉमन पैसेज है। अब यहां पे तो क्या है, फूड पाइप है, और यहां पे ये क्या है आपका, ग्लोटिस वाला एरिया, यानी कि ये विंड पाइप वाला एरिया, ट्रैकिया है यहां पे। अब यहां से हमने जब फूड स्वेलो करते हैं तो देयर माइट बी चांस कि यहां से फूड का कोई पोर्शन इस विंड पाइप में चला जाए, और विंड पाइप में अगर फूड चला गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो उस चीज को बचाने के लिए इस ग्लोटिस के ऊपर ना एक कार्टिलेज का बना हुआ ना ढक्कन रहता है, जैसे ग्लोटिस कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन, ऐसे कार्टिलेजनस फ्लैप होता है। इस फ्लैप को हम बोलते हैं क्या, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस।
समझ में आ गया। एक साउंड बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ साउंड बॉक्स है जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, उसके ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, और इसको ग्लोटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का बना ढक्कन है जिसको क्या बोल रहे हैं हम, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस के बाद ये ट्रैकिया है। अभी देखो ट्रैकिया क्या है, एक विंड पाइप, एक हल्का फुल्का पाइप है जिसमें से हवा क्रॉस हो रही है। अब ये विंड पाइप अगर किसी वजह से कोई वैक्यूम क्रिएट हो गया और ये विंड पाइप ऐसे चिपक गया, कोलैप्स हो गया, और अगर ये चिपक गया तो फिर हम सांस ले ही नहीं पाएंगे, है ना। एयर सांस लेना सांस छोड़ना है तो बिल्कुल रुक जाएगा, तो उस केस में तो हम निकल लिए। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स लगी होती हैं इसमें, और ये रिंग्स ना ऐसे नहीं होती कंप्लीट होती हैं, नहीं, ऐसे सी शेप्स की होती हैं, ऐसे, तो एक ऐसे लगी होती है सी शेप की, ठीक है। तो ये इन रिंग्स को हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ये ट्रैकिया देन फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई फर्दर आगे जाके लंग्स में डिवाइड हो जाती है किसमें, ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स ओपन होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, ब्रीथ इन किया, हमारी एयर यहां से अंदर गई, ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया में जाने के बाद एक सेकेंड, हाँ, यहां से एयर अंदर गई, ट्रैकिया में लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स में ट्रैकिया में गई, ट्रैकिया में गई ब्रोंकाई में गई, ब्रोंकाई में ब्रोंकियोल्स में गई, और देन ब्रोंकियोल्स से किस में गई, आपके एल्वियोलाई में गई। अब एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद क्या होता है वो चीज हम अभी देखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। ये देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा वैसे भी समझा देता हूं, जैसे ये मानो कि ना ये है हमारी एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से ये अटैच है, क्या अटैच है, ब्लड वेसल्स, क्या अटैच है, ब्लड वेसल्स। देखो एल्वियोलाई ना, एक एल्वियोलाई पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज अटैच होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स अटैच होती है, रिचली एल्वियोलाइज आर रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। क्यों होगा, क्या समझना इस चीज को थोड़ा सा, होगा ये कि हमारा है ना जो हार्ट है, हार्ट क्या है, ब्लड को पंप करेगा, और कैसे ब्लड को, राइट पोर्शन, हार्ट के राइट पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कैसे ब्लड को, यहां पे कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लेके आएगी कहां पे, लंग्स में। क्यों लेके आएगी, ताकि वो प्योर हो सके, प्योर मतलब वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका मतलब इसके अंदर जो CO2 है उसका जो प्रेशर है वो क्या है, ज्यादा है, और जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर क्या है, कम है, इसीलिए तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, अब हमने जो एयर बाहर से इनटेक की है, अब सोच के देखो, बाहर एनवायरनमेंट में एयर जो है उसमें 21% क्या है, ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी, 0.03%, ठीक है। तो वहां पे जो प्योर एयर हमने ब्रीद इन की है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, और CO2 का प्रेशर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया ना, कि यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा। तो यहां पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट, पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहां पे जो एक कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव कर जाएगी कहां पे, एल्वियोलाइज में, और एल्वियोलाइज से जो ये ऑक्सीजन है ये मूव कर जाएगी कहां पे, ब्लड में। अब ब्लड में ऑक्सीजन आ गई और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहां चली गई, एल्वियोलाई में। तो यहां से जो ये ब्लड निकल रहा है, यहां से जो ये ब्लड जाएगा वो कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा। कैसा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है।
समझ में आ गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद यहां पे इस एरिया में, यहां यानी कि एल्वलाइज में क्या हो गया है, अब यहां पे एल्वलाइज में CO2 आ गई है, इस CO2 को हम क्या कर देते हैं, ब्रीथ आउट, एक्सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल, यानी कि अब ये वापस से क्या जाएगी, एल्वलाई से वापस जाएगी किसमें, ब्रोंकियोल्स में, देन ब्रोंकाई, देन ट्रैकिया, देन लैरिंग्स, और देन उसके बाद नोस्ट्रिल के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू हम उसको क्या कर देंगे, माउथ बॉडी से बाहर रिलीज कर देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। हार्ट के अंदर एल्वलाइज होती हैं, सॉरी क्या बोल गया, हार्ट के अंदर सॉरी, लंग्स के अंदर जो होती हैं, क्या होती हैं, एल्वलाई होती है। लंग्स के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, एल्वलाइज होती हैं। एल्वलाइज क्या करती हैं, एल्वलाइज में रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स से। लंग्स के अंदर ब्लड आता है किसके, हार्ट के थ्रू, और सॉरी हार्ट पंप करता है ब्लड आर्टरीज में, आर्टरी के थ्रू, कौन से आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है ब्लड, कैसा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। यहां से हमने प्योर एयर ब्रीथ इन की है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। तो यहां पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया जिसके कारण ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से निकल के ब्लड में मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड से निकल के किस में मिल जाएगी, एल्वेलाई में मिल जाएगी। उसके बाद जो ये ब्लड हो गया वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, और यहां से आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, हार्ट में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा। उसके बाद हार्ट इसको कैसे कहां भेज देगा, पूरी बॉडी में भेज देगा। अब पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वहां पे क्या होगा, ये गंदा होगा, जिसको हम अभी समझेंगे। ये देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन बॉडी टिश्यू, क्योंकि भाई देखो इस चीज को समझो। देखो भाई यहां पे क्या हो गया है, लंग्स ने क्या कर दिया है, ब्लड को प्योर कर दिया है, यानी ऑक्सीजनेटेड कर दिया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है, लेफ्ट हार्ट में, हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में। कहां पे जा रहा है, हार्ट के लेफ्ट पोर्शन। ये कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट में। और हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करता है, हार्ट का जो राइट पोर्शन है वो कैसा ब्लड रखता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड हार्ट पंप करेगा, और पंप करके कहां पे पहुंचेगा, बॉडी टिश्यूज में पहुंचेगा, ठीक है। अब इसको ना थोड़ा सा एक इजी वे में समझते हैं, थोड़ा सा ना आसान वे में समझने के लिए ना हम ऐसे समझते हैं कि भाई मान लो ये एक बॉडी टिश्यू की क्या है, सेल है। ये एक बॉडी टिश्यू की क्या है, सेल है। अब इस सेल से क्या अटैच है, एक ब्लड वेसल अटैच है। क्या अटैच है, ब्लड वेसल अटैच है। अब इस सेल ने अभी अभी कंप्लीट किया है, क्या कंप्लीट किया है, रेस्पायरेशन। क्या कंप्लीट किया है, रेस्पायरेशन। और अगर इस सेल ने अभी भी रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है, इट मींस इसके अंदर जो ग्लूकोज थी उसको तोड़ दिया गया है, और तोड़ने से बनी क्या, CO2। हमने अभी अभी पढ़ा था ना CO2 बनती है, और टूटने में यूज क्या आई, O2। तो O2 को यूज ले लिया गया, तो इस सेल के अंदर ऑक्सीजन को तो यूज ले लिया गया है, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। और बन क्या गई है, बन गई है CO2। तो बन गई CO2 तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो गई। समझ में आ गया कि मान लो इस सेल ने अभी भी क्या किया, रेस्पिरेशन कंप्लीट किया है। अब रेस्पिरेशन कंप्लीट किया, इट मींस इसने ऑक्सीजन का यूज ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बना दिया। समझ में आ गया। अब यहां से ब्लड आया, कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और साथ में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा, यहां पे कम हो जाएगा, वापस से वही चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। उसके बाद यहां पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा, यहां पे क्या है, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस में मिल जाएगी, ब्लड में मिल जाएगी। अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है और इस ब्लड से ऑक्सीजन को निकाल लिया गया है। इट मींस ये ब्लड यहां से निकल के कैसा हो जाएगा, ये ब्लड यहां से जो निकलेगा ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड। कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होगा, यहां से ब्लड वेसल में कैसा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। यहां पे एक सेल है जिसने अभी भी रेस्पिरेशन कंप्लीट की है, इट मींस उसके अंदर ऑक्सीजन की तो क्या आ गई है, कमी आ गई है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा हो गई है। और यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 की कंसंट्रेशन कम है, तो यहां पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या हो गया, बन गया, और इसके कारण जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से निकल के किस में मिल जाएगी, सेल में मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से निकल के किसमें मिल जाएगी, ब्लड में मिल जाएगी। अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कनेक्ट करेंगी, और वो वेन्स उसको कहां लेके जाएंगी, हार्ट के राइट पोर्शन में लेके जाएंगी, और हार्ट के राइट पोर्शन से फिर ये हार्ट कहां भेजेगा, उसको लंग्स में भेजेगा, और लंग्स में जाके फिर वही वापस एल्वुलाई वाला, ये अपने समझा था ना, ये वाला केस होगा। फिर ये हार्ट ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर इसको हार्ट में भेजाएगा, और ये सर्कल चलता रहता है। इसी तरह से ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में हर एक सेल के हर एक टिश्यू के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, और वहां पे ऑक्सीजन और इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं टिश्यू में या फिर एल्वुलाई में, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से। ठीक है, चलो, तो यहां पे आपका जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या था, दो जगह से डाइजेशन एंजाइम्स आ रहे थे। एक तो आ रहा था लीवर से, एक लीवर से आ रहा था, एक कार से आ रहा था, पैंक्रियास से आ रहा था। ठीक है, लीवर से क्या आ रहा था, बाइल जूस, जो कि पहले गॉल ब्लैडर में आता था, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता था। उसके बाद गॉल ब्लैडर उसको कहां भेजता है, ड्यूडेनम में भेजता है। ड्यूडेनम क्या है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एक सी शेप ऑर्गन होता है ड्यूडेनम। ठीक है, उसके बाद पैंक्रियास से क्या आता है, पैंक्रेटिक जूस आता है। पैंक्रेटिक जूस में क्या था, पैंक्रेटिक अमाइलेज था, पैंक्रेटिक ट्रिप्सिनोजन था। उसके बाद उसमें क्या था, लाइपेज था। ठीक है, बाइल जूस क्या कर रहा था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा था। ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जा रहा था किसमें, ट्रिप्सिन में, यानी एक्टिवेट किया जाता। प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, ट्रिप्सिन क्या कर रहा था, जो प्रोटीन प्रेजेंट है, पेप्टोन्स प्रेजेंट है, प्रोटियोजेस प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट कर रहा था किसमें, एमिनो एसिड्स में। और जो इमल्सिफाइड फैट है, इमल्सिफिकेशन किसने किया, फैट में, इमल्सिफाइड फैट है उसको कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। किसने कन्वर्ट किया, लाइपेज ने कन्वर्ट किया। यहां पे जाके जो किसकी, अच्छा ये तीनों चीजें किसकी मदद से हुई, इंटेस्टाइनल जूस की मदद से। उसको हम क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्कस एंटेरिकस। ये दूसरा नाम है किसका, सक्कस एंटेरिकस। ये दूसरा नाम है किसका, इंटेस्टाइनल जूस का। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, इसकी मदद से सबको तोड़ दिया गया, यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट जो जेजुनम और इलियम है, जेजुनम और इलियम में क्या प्रेजेंट थे, जेजुनम में जो आगे के स्मॉल इंटेस्टाइन थे उसमें क्या प्रेजेंट थे, विलाई प्रेजेंट थे। जो इनर लाइनिंग थी वो फोल्डेड में प्रेजेंट थी, उसको क्या बोलता है, विलाई। विलाई क्या कर रही थी, एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर रही थी। वहां पे मैक्सिमम 90% ऑफ द एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने फूड को क्या बोला था, काइल बोला था। अब ये फूड कहां जाएगा, आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, रिमेनिंग 10% जो वाटर बचा हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और साथ में कुछ ड्रग्स हैं उनको भी एब्जॉर्प्शन वहीं पे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है, रेक्टम, वहां पे जाके ये फूड वेस्ट जो बचा हुआ है इसको स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद एनएस के थ्रू हम इसको बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था क्या, रेस्पिरेशन स्टार्ट किया था। रेस्पिरेशन हमने देखा था क्या, ग्लूकोज को तोड़ा गया, किसमें पहले कन्वर्ट किया गया, पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, इस प्रोसेस को हमने बोला था क्या, ग्लाइकोलाइसिस। और ये कहां पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे प्रेजेंट है उसके अंदर ये प्रोसेस जरूर होगा। उसके बाद पायरुवेट से आगे 3 पाथवेज बने थे। एक पाथवे थे जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एक पाथवे जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन है बट उतनी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले वाले को, ये ऊपर के जो दो हैं, ऊपर के दो मतलब कि जो जिसमें नहीं है और जिसमें जितनी चाहिए उतनी नहीं है, इन दोनों को हमने क्या बोलते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उनको हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और जो जिसमें है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एक में क्या बना था, इथेनॉल बन रहा था। एक में क्या बन रहा था, हमारे पास क्या बन रहा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था। और जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था उसमें क्या बन रहा था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें बन रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। सबसे कम किसमें बन रही है, आपकी एनारोबिक, और जहां पे बिल्कुल ही नहीं है उसमें बन रही है। ठीक है, एग्जांपल कैसे था, यीस्ट का था, इधर था हमारी मसल्स के अंदर, और जो नीचे नीचे था यानी कि जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था वो तो नॉर्मल एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होते ही। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसमें कि भाई क्या आ गया था, इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा नोस्ट्रिल देखा। नोस्ट्रिल हमारे जो पाथवे है रेस्पिरेटरी पाथवे वो देखा, नोस्ट्रिल का पाथवे देखा। अच्छा एक चीज रह गई यार, चलो इस पे ना हम एक चीज समझ लेते हैं। देखो भाई, हाँ ये देखो, ये क्या है, डायफ्राम। इसके बारे में बताना भूल गया। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन।
इसकी पोजीशन क्या रहती है, ये ना हेल्प करता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना, तो ये डायफ्राम ना ये दो स्टेट में होता है, या तो ऐसे डोम शेप में होगा या फिर ऐसे फ्लैट शेप में होगा। तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना, तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, फ्लैट डायफ्राम हो गया, ठीक है। और ये जो रिब्स हैं, रिब्स अपवर्ड हो जाती है। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो रिब्स एंड डायफ्राम की पोजीशन क्या रहती है, एमसीक्यू में आया था 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इस चीज को ध्यान से सुनना। जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो डायफ्राम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा और रिब्स क्या हो जाएंगी, अपलिफ्टेड रहेंगी, ऊपर उठ जाएंगे एकदम, है ना। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो जो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, डोम शेप्ड हो जाएगा, ठीक है। और रिब्स नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो डायफ्राम कैसा रहता है, फ्लैट हो जाता है, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप्ड हो जाता है। कैसा, डोम शेप, यानी इस शेप में। और जब ब्रीथ इन करते हैं तब इस शेप में, फ्लैटन शेप में, ठीक है। यहां पे आपका क्या हो जाता है, रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे के लेक्चर्स हम मतलब आगे के जो टॉपिक हैं वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ में आपको अभी, क्योंकि आपके क्या है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो जो भी आपके डाउट्स, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो ना, वो कमेंट में आप डाल दो कि भाई सर हाँ हमको ये टॉपिक पढ़ा दो, तो हम उसकी क्विक शॉर्ट वीडियोस आपको बना के डाल देंगे, ताकि आप जो टॉपिक आपके डाउट्स में है आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।